नमस्कार। क्लासेस अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग साइंस की क्लास में एनवायरनमेंट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आगे इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा गया था, जिसके बायोटिक कंपोनेंट्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग बीइंग्स पहले ही बता दिया था एनवायरनमेंट की टॉपिक में, तो वही चीजें यहाँ पर भी हैं। इकोसिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के अंतर्गत देखिए, एक प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सा क्षेत्र है जहां पर पारितंत्र इकोसिस्टम प्रोड्यूसर अधिक होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम प्रोड्यूसर किस रीजन में, किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो बात करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वो पारितंत्र का सर्वाधिक उत्पादक है। मतलब सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र जो होता है वह क्या है, हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, सर्वाधिक पारितंत्र क्षेत्र है। सर्वाधिक हाईएस्ट, बात करते हैं हाईएस्ट इकोसिस्टम प्रोड्यूसर, हाईएस्ट इकोसिस्टम प्रोड्यूसर रीजन, सबसे अधिक पारितंत्र उत्पादक पारितंत्र क्षेत्र क्या है, तो कहा जा रहा है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करें तो जैसे थोड़ा सा ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, बताते हैं आपको, ये अर्थ है हमारा, पृथ्वी है, तो पृथ्वी बीचों बीच इक्वेटर है, 0 अंश। ठीक, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है। तो यहां पर 23.5 अंश, ठीक है, 23.5 अंश नॉर्थ मतलब, और 23.5 अंश साउथ, 23.5 अंश साउथ की बात करते हैं। साउथ यही का हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। मतलब कि 23 हाफ नॉर्थ टू 23 हाफ साउथ। ठीक है, ये क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हाईएस्ट इकोसिस्टम प्रोड्यूसर रीजन पाया जाता है। मतलब यहाँ पारितंत्र सर्वाधिक होता है, वैरायटीज ऑफ लिविंग बीइंग्स, वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, वैरायटीज ऑफ प्लांट्स प्राप्त होते हैं। बहुत अधिक संख्या में पेड़ पौधे, जीव जंतु इसी क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन्स में प्राप्त होते हैं। हाईएस्ट इकोसिस्टम प्रोड्यूसर रीजन। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त इकोसिस्टम से रिलेटेड था, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेरी स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बात करते हैं। वो कहलाते हैं प्लांक्टन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्लांक्टन्स कहलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी स्मॉल इन साइज जो होते हैं, एक तरह के प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होते हैं, प्लांक्टन्स। ठीक है, यह बात करें कि बताते हैं इनको, another type of consumer and producer which are very small, एक प्लांटन। Another type of consumer and producer which are very small, कहलाते हैं क्या, प्लांटन्स। बहुत ही स्मॉल, छोटे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी बात करते हैं। इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ आते हैं,
एल्गी आते हैं, कवक, काई जिसको बोलते हैं काई, ठीक है, तो क्या होते हैं प्लांक्टन्स। यहाँ प्लांक्टन्स की बात की जाएगी तो दो तरह के प्लांक्टन्स हैं। एक प्लांक्टन्स की बात की जा रही है तो फाइटोप्लांक्टन्स है, फाइटोप्लांक्टन्स। फाइटोप्लांक्टन्स के अंतर्गत प्लांट्स आते हैं जो वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं, वो होते हैं प्लांक्टन्स। माइक्रोस्कोपिक aquatic plants, microscopic aquatic plants which floats on the surface of river, water, lake, ponds, canal। जो वाटर सरफेस पे क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, वो पानी की ऊपरी सतह पर रहते हैं, वो कहलाते हैं फाइटोप्लांक्टन्स, माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट। जिसके अंतर्गत यदि इनकी बात की जाए कि ये क्या है, तो फ्री फ्लोटिंग एल्गी इसके अंतर्गत, फाइटोप्लांक्टन्स के अंतर्गत आते हैं एल्गी। फाइटोप्लांक्टन क्या है, एल्गी हो गए, ठीक है। फिर बात है जू प्लांक्टन्स। तो जू प्लांक्टन्स क्या हो गए, माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जिसके अंतर्गत बात करें तो प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। या फिर बात करें तो वेरी स्मॉल फिश, बहुत छोटी मछलियां, वेरी स्मॉल फिश, ये क्या है, जू प्लांक्टन्स है, ठीक है, ये क्या है, जू प्लांक्टन्स है। तो इस तरीके से जो प्लांक्टन्स की बात हो रही है कि प्लांक्टन्स क्या है कि एक्वेटिक है। प्लांक्टन्स क्या है, इनका हैबिटेट क्या है प्लांक्टन्स का, एक क्या है, एक्वेटिक है, जलीय जीव जंतु या पौधे, जल में रहने वाले जीव जंतु या पौधे वे क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। तो प्लांक्टन्स के बारे में यही कहा गया कि प्लांक्टन और another type of consumer and producer which are very small, present in the water, present in the surface of water, present in the surface of water, जो पानी की सतह पर, सरफेस ऑफ वाटर पे पाए जाते हैं। दो तरह के प्लांक्टन्स की बात हुई, फाइटोप्लांक्टन्स और जू प्लांक्टन। फाइटोप्लांक्टन्स माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो वाटर, पानी की सतह पर पाए जाते हैं, वाटर सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं, जैसे कि बताया गया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी की बात इसी में आता है। स्पाइरोगाइरा एक एल्गस प्लांट है, स्पाइरोगाइरा, ठीक है, स्पाइरोगाइरा एक फाइटोप्लांक्टन्स। जू प्लांक्टन्स माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो क्या हो गया, प्रोटोजोआ है या फिर वेरी स्मॉल फिश। तो ये है प्लांक्टन्स की बात हो गई। ये भी क्या है, इकोसिस्टम बनाते हैं जो कि क्या है, वाटर में। इनका इकोसिस्टम कहाँ मिलता है, वाटर में इकोसिस्टम इनका प्राप्त होता है, क्योंकि ये सभी क्या है, एक्वेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास समझ में आ रही होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बताइएगा कि अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस में आप सभी को तमाम वनडे एग्जामिनेशन के लिए क्लास अपडेट कराई जा रही। साथियों हमसे जुड़िएगा, ऐसे ही चैप्टर वाइज क्लास आपको बताई जाएगी। आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए।
नई नई चीजें नए नए क्लास के रूप में हम आपको अपडेट कराते रहेंगे चैप्टर वाइज। ये इन्वायरमेंटल साइंस की पार्ट 3 तीसरी क्लास चल रही है। 2 क्लास की वीडियो अपलोड है हमारे चैनल के माध्यम से। आप उन चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब करके उन इकोसिस्टम इन्वायरमेंटल साइंस की 2 क्लास को आप अध्ययन कर सकते हैं। कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। तो इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होने की बात करते हैं तो कहा जाता है कि एक चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, और जो चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फूड चेन कहलाता है। तो फूड चेन क्या चीज है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म in which energy transfer from one organism to other, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के किसी कम्युनिटी में, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन ए कम्युनिटी, किसी समुदाय, इन ए कम्युनिटी, किसी समुदाय में एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर होने का जो सीक्वेंस है वो क्या है, फूड चेन है। वो क्या है, फूड चेन होता है। तो जैसे अभी यहां पर प्लांटन्स की बात की गई, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात की गई कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो कहा गया कि यदि एल्गी है तो एल्गी, उस एक्वेटिक फूड चेन की बात की जा रही है, एल्गी है तो एल्गी एक्वेटिक प्लांट्स है, प्रोड्यूसर होंगे वहां पर। जो भी बात की गई फाइटोप्लैंक्टन्स बताया गया आपको, तो फाइटोप्लैंक्टन से एल्गी प्रोड्यूसर हुआ। एल्गी को वहां पर जूप्लैंक्टन्स, प्रोटोजोआ था, जूप्लैंक्टन्स प्रोटोजोआ, ठीक है। अब प्रोटोजोआ एनिमल्स हो गया, फिर प्रोटोजोआ से जो एनर्जी ट्रांसफर हुई वो कहां पहुंच गई, फिश में। फिश प्रोटोजोआ का भोजन के रूप में यूज कर लेंगे, और फिश से एनर्जी पहुंच गई किसमें, फ्रॉग में, ठीक है। फिश से एनर्जी पहुंच गई फ्रॉग में पहुंच जाएगी। या फिर बात करते हैं तो फिश को ही भोजन के रूप में कौन यूज कर लेगा, बर्ड्स, ठीक है, पक्षियां होती हैं। फिश की बात करें, अच्छा इसी एक चेन की बात करें, फिश मेढक की छोड़ देते हैं। यहां पर स्मॉल फिश टू बिग फिश, बड़ी मछली, ठीक है, एक छोटे, यहां ये चेंज करते हैं, वो अगला बताएंगे आपको। एल्गी से प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश से क्या हो गया, बिग फिश, बड़ी मछलियां। तो एक एक्वेटिक, एक बहुत ही स्मॉल छोटा इकोसिस्टम बताया गया आपको, एक्वेटिक इकोसिस्टम। यह क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम या एक्वेटिक फूड चेन, एक्वेटिक सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, एक्वेटिक फूड चेन, जल में रहने वाले जीवों का एक फूड चेन है। इसी तरीके से टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात करें, गार्डन की, तो गार्डन की बात करें तो ग्रास है, ग्रासलैंड, ग्रास से ग्रास होपर को, ग्रास से ग्रास होपर, और ग्रास होपर से क्या हो गया, फ्रॉग हो गया, और फ्रॉग से मिल गया स्नेक, फ्रॉग से फूड का ट्रांसफर हो गई, स्नेक को फूड क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो ये क्या है,
फूड चेन है सीक्वेंस ऑफ ऑरिजिन इन विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑरिजिन टू अदर इन ए कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी में एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी ट्रांसफर होने का क्या है, मेथड है, वो क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। इसमें फूड चेन में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है यूनिडायरेक्शनल, एनर्जी ट्रांसफर इन यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशीय होती है। क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो एक दिशीय होती है। खाद्य श्रृंखला में एनर्जी ट्रांसफर क्या होती है, एक दिशीय एनर्जी ट्रांसफर होती है। मतलब कि प्लांट से एनर्जी प्रोटोजोआ, जो बात की गई थी कल आपको, कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर को जाएगा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, और कंज्यूमर बताए गए तीन तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो उसी तरह से प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर को, और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर को एनर्जी क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर हो जाती है। तो एनर्जी ट्रांसफर इन ए फूड चेन मीन्स एनर्जी ट्रांसफर किस डायरेक्शन में होगी, एक दिशा होगी, इन यूनिडायरेक्शनल एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब यहां एनर्जी ट्रांसफर के लिए रेमंड लिंडेमन ने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पूछा जाता है आपके एग्जामों में, रेमंड लिंडेमन ने एनर्जी ट्रांसफर का एक रूल बताया, और उस एनर्जी ट्रांसफर का रूल जिसको बताया गया कि 10% एनर्जी लॉ, 10% एनर्जी लॉ, जिसको क्या कहा गया, 10% एनर्जी लॉ कहा गया, 10% ऊर्जा का नियम, 10% पूछा जाता, हु गेव द 10% एनर्जी लॉ, किसने 10% का ऊर्जा नियम दिया, तो रेमंड लिंडेमन ने 10% का ऊर्जा नियम दिया। इस 10% का ऊर्जा नियम कहता क्या है, 10% का ऊर्जा नियम कहता है कि किसी एक फूड चेन के किसी एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। जैसे कि बात करें इसी फूड चेन की, ग्रास है, ग्रास के पास यदि घास के पास 1000 जूल एनर्जी है तो ग्रास से कितनी एनर्जी ग्रास होपर को प्राप्त होगी, टोटल एनर्जी ग्रास होपर को, ग्रास को तो मिल नहीं पाएगी। तो इन्होंने बताया लिंडेमन ने कि केवल 10% ऑफ एनर्जी मिलेगी, प्राप्त होगी। तो 1000 का 10% केवल एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफर होगा, और 1000 का 10% निकालते हैं तो मिलता है कितना, 100 जूल। 1000 का 10% कितना मिलेगा, 100 जूल मिलेगा, मतलब ग्रास होपर को 100 जूल एनर्जी प्राप्त होगी। ठीक, फिर ग्रास होपर से यदि बात करें फ्रॉग को, तो फ्रॉग को मीन्स मेढक को एनर्जी जो मिलेगी, फिर इसका 10%, 100 का 10% और 100 का 10%, 10% जो हो गया हो जाएगा 10 जूल। 100 का कितना 10% हो गया, 10 जूल हो गया। और फिर फ्रॉग से किसको मिलेगा, स्नेक, फ्रॉग से किसको मिलेगा, स्नेक, और स्नेक को जो मिलेगा इसका 10% तो केवल 1 जूल एनर्जी मिलती है। ठीक है, 1 जूल एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से रेमंड लिंडेमन ने 10% एनर्जी ला दिया, 10% ऊर्जा का नियम दिया, जिससे बताया कि फूड चेन में सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो 10% एनर्जी किसी एक लिविंग बीइंग से, मतलब एक फूड चेन के एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर होती है। अब ये जो फूड चेन के जो स्टेप्स हैं, जो वेरियस लिंक्स बने हैं फूड चेन में, वो कहलाते हैं क्या, ट्रॉपिक लेवल। वेरियस फूड लिंक्स प्रेजेंट इन ए फूड चेन, वेरियस लिंक्स
इन द फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं तो ट्रॉपिक लेवल क्या कहता है, वेरियस फूड चेन या वेरियस लिंक्स प्रेजेंट इन ए फूड चेन, वेरियस लिंक्स in a food chain is called, various links in a food chain is called trophic level, is called trophic level. Various links in a food chain is called trophic level. अब ये ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो इस फूड चेन में आ गए तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है ग्रास, ग्रास ऊपर सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, फ्रॉग क्या है थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, फ्रॉग क्या है थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, और इसमें क्या है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। ठीक, ऊर्जा स्तर जिसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। यह दूसरी चीज बात समझिएगा कि किसी फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल होता है, एनर्जी लेवल होता है, इनकी संख्या लिमिटेड होती है, बहुत कम संख्या होती है। ठीक है, इन फूड चेन ट्रॉपिक लेवल आर लिमिटेड। वाई क्यों होते हैं? एक फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल ऊर्जा स्तर लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि अभी आपको एनर्जी ट्रांसफर बताया गया, जिसमें बताया गया एनर्जी ट्रॉपिक लेवल में जब ट्रांसफर होती है तो केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो यहाँ ग्रास से ग्रास ऊपर फ्रॉग इसमें को केवल 1000 का केवल 1 जूल एनर्जी मिला। मीन्स यदि आगे और भी ट्रॉपिक लेवल होता तो एनर्जी उनको और भी कम मिलती, जो उन ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल करने के लिए पॉसिबल नहीं रहती, जो उन ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल करने के लिए पॉसिबल नहीं रहती। मतलब कि एनर्जी की बहुत कम मात्रा में आगे उस फूड चेन के ऑर्गेनिज्म अपने आप को जीवित नहीं रह सकते, अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकते। इस कारण किसी भी फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल की संख्या क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो यदि इतनी बात समझ में आई होगी तो इसको आप पूरी तरह से इस क्लास को तैयार करिएगा। फिर अगले क्लास में इससे आगे की चीजें लेकर हम लोग मिलेंगे। पीछे जिनकी क्लास छूटी है वो अपनी क्लास को वीडियो के माध्यम से अपडेट कर लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे। ठीक, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी।